हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड्स हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान बोर्ड का मॉडल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो राजस्थान बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर होगा, इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 2024 और 25 का ये मॉडल पेपर होने वाला है। एकदम शुरुआत से हम लोग इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, कैसा मॉडल पेपर होता है, कैसा पैटर्न होता है, आप लोगों को इस मॉडल पेपर से अंदाजा लग जाएगा। ध्यान रहे कि इस मॉडल पेपर में हम लोग जो आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाले हैं। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रश्न लिखे होते हैं, उनमें से आप लोगों को एक करना होता है। हम लोगों ने आपकी सहूलियत के लिए उन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर, आइडियल आदर्श आंसर क्या होने चाहिए, हम लोगों ने यहाँ पर तैयार किए हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। शुरुआत से अंत तक आप लोगों को वीडियो देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं मॉडल पेपर डिस्कस करूं इसके पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें जो है वो बोल देना चाहता हूं। वो ये कि सबसे पहले जब मैं मॉडल पेपर आप लोगों के सामने यहां पर डिस्कस करूंगा या उनके आंसर्स बताऊंगा, तो आप लोगों को शुरुआत में सिर्फ आंसर्स नहीं देखने हैं। आप लोगों को वीडियो शुरू करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, तो आप लोगों को वीडियो पॉज करनी है और आप लोगों को गेस करना है कि क्या आप लोग उन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे ही प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न इस मॉडल पेपर में नहीं आएगा जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा। हाँ, हर जगह क्या होता है कि एक दो क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो जरूर ऐसा आप लोगों को लग सकता है कि इतनी फैक्चुअल डिटेल्स जो हैं वो पूछी गई हैं। हाँ, डेफिनेटली राजस्थान बोर्ड में छोटी छोटी फैक्चुअल चीज़ें, तथ्यात्मक चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं, आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो एकदम शुरुआत से आप लोगों को देखना है, तुरंत आंसर नहीं देखना है। जब क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करना है, गेस करना है और अपनी तैयारी को जांचना है कि कहां पर है, क्योंकि अब पेपर आने वाले हैं और आप लोगों को बहुत अच्छे से अब तैयारी जो है वो शुरू करनी है। साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूं कि राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो तो इस मॉडल पेपर को देखेंगे ही। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड के हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड के हैं स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के हैं, दिल्ली बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, उन सभी स्टूडेंट्स से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मॉडल पेपर को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न का ही अंतर होता है। क्वेश्चन तो वही है, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों की ही प्रैक्टिस जो है वो बढ़िया होगी। साथ ही साथ आप लोगों को ये अंदाजा लग जाएगा कि कैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न लघुत्तरीय में पूछ लिए जाते हैं कई बार, और लघुत्तरीय प्रश्नों को दीर्घोत्तरीय में पूछ लिया जाता है। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कई बार कोई प्रश्न हम लोगों ने बड़ा तैयार किया होता है, दीर्घोत्तरीय तैयार किया होता है, उसे एक दो लाइन में पूछ लिया जाता है कि इसका चलिए उत्तर तैयार करिए। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी राइटिंग स्किल डेवलप करने में भी, जब आप अदर बोर्ड एग्जाम्स के पेपर देखते हैं, कोई दूसरे बोर्ड के पेपर देते हैं, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलती है। तो अन्य बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर देखें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश जो है वो पढ़ लेते हैं कि भाई क्या किस तरीके के निर्देश आप लोगों को दिए गए हैं। तो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर होता है लगभग 3.25 घंटे यानी 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ये एक तरीके का मॉडल प्रश्न पत्र है, हम सॉल्व कर रहे हैं भूगोल का। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यतः लिखें। दूसरा, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे कई बार क्या होता है कि दो प्रश्न लिखे होते हैं, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिए कोई दिया गया है
क्वेश्चन कोई दिया गया है आप लोगों को और उसके और में या अथवा में, और में या फिर अथवा में यहां पर लिखा होता है दूसरा प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग जब उत्तर लिखते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने इसका उत्तर लिखा है, तो सीक्वेंस से सबसे पहले तो आप लोग चलें, और सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने सीक्वेंस तोड़ा है और एक प्रश्न यहां पर लिख दिया, दूसरा प्रश्न वहां पर लिख दिया, ऐसा नहीं। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ ही लिखें। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सीक्वेंस से ही चलें, तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट जो है एग्जामिनर पर पड़ता है। प्रश्न पत्र के हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की अगर त्रुटि होती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लिखावट में मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही समान रूप से पढ़ना है, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है तो हिंदी वाला मान्य रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न लिखे होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन अगर कोई त्रुटि आती है, किसी तरीके की कोई ग्रामेटिकल एरर जो है वहां पर आ जाती है या कोई फैक्ट गलत आ जाता है, तो आप लोगों को हिंदी रूपांतरण बहुत अच्छे से देखना है और उसी के अनुसार अपना उत्तर देना है। अंग्रेजी में क्या लिखा गया है उससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए। तो यही लिखा गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की अगर त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने, ठीक है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। कई बार क्या होता है कि हम लोग उत्तर जो है इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि प्रश्न क्रमांक ही नहीं डाला और पूरा उत्तर हम लोगों ने लिख दिया। भाई एग्जामिनर को सपना थोड़ी ना आ रहा है कि आपने कौन सा प्रश्न यहां पर लिखा होगा, है ना। इसलिए आप लोगों से बोला जा रहा है कि सीक्वेंस से चलें और साथ ही साथ प्रश्न क्रमांक भी अंकित करें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये दिशा निर्देश बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन कई बार जब हम इनमें गलती करते हैं ना, तो हमारे नंबर कहां कट जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों को खंड वाइज जो है वो पेपर दिया गया है। जैसे हम अब बारी है खंड आ को हल कर लेने की, ठीक है। सेक्शन ए कुल मिलाकर हम लोग हल कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना, ये परिभाषा दी गई थी भाई अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, फर्स्ट चैप्टर में याद आ रहा होगा। तो ये मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी थी? मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक में फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने विभिन्न भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई थी, उनको पढ़ा था। ये सभी जो दिख रही हैं आप लोगों को भूगोलवेत्ता, रेटजेल की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, एलन-सी सैंपल की परिभाषा पढ़ी थी, पॉल विलास डी ला ब्लाश की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी। तो ये जो परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल कहलाती है। ये परिभाषा दी थी पॉल विडाल डी ला ब्लाश के द्वारा। तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? नव निश्चयवाद की संकल्पना रीटर, रेटजेल, ग्रिफिथ टेलर और एलन-सी सैंपल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ग्रिफिथ टेलर। देख लीजिए, राजस्थान बोर्ड में ये खास बात होती है हमेशा से ही कि जो वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं ना, वो वैकल्पिक प्रश्न बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल होते हैं, उसमें आप बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाएंगे। फैक्चुअल चीजों में आप कैसे दिमाग लगाएंगे? कई बार रैंक पूछ ली जाएगी आप लोगों से, अभी हम देखेंगे कि आप रैंक बताइए। अब रैंक में रटने जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए छोटी से छोटी डिटेल्स भी आप लोगों को जब पढ़ते हैं ना तो आप लोगों को याद रखनी होती है। तो इसका सही आंसर है नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? माल्थस की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि भाई जनसंख्या नियंत्रण अगर इंसान खुद नहीं करता तो एक समय ऐसा आता है कि भाई पृथ्वी खुद ही फिर बैलेंस करने के लिए लग जाती है उस जनसंख्या को। मान लीजिए अब जनसंख्या बहुत तेजी गति से बढ़ रही है, तो खाद्यान्न की क्या होगी? डिमांड भी बढ़ेगी, खाद्यान्न की डिमांड बढ़ेगी, आपूर्ति भी होगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब खाद्यान्न जो है एक सीमित मात्रा में ही पैदा होगा और जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो लोग भूखमरी से मरने लगेंगे क्योंकि खाद्यान्न नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की थ्योरीज हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो माल्थस ने भी अपना सिद्धांत इस तरीके का ही दिया था और सही आंसर इसका है कि कब दिया था, तो याद रखिएगा ईयर बहुत महत्वपूर्ण है, 1798। 1798 में माल्थस ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? ये मुख्य रूप से हाईलाइटेड है यहाँ पर, आर्थिक कारक। हम लोगों ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक देखे थे, हम लोगों ने सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, हम लोगों ने आर्थिक कारक भी देखे थे। आर्थिक कारक मतलब पैसा, आप लोगों को दिमाग में ऐसा रखना है पैसा, ठीक है, क्योंकि भू आकृति, जलवायु और खनिज
ठीक है। आप लोगों को भाई अगर मान लीजिए कोई किसी इलाके की भू आकृति ऐसी है कि वहां पर बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पर्वत है बहुत ज्यादा, तो लोग वहां पर रहना पसंद करेंगे क्या? नहीं। मतलब अच्छी भू आकृति ही होनी चाहिए। बुरी भू आकृति होती है, उच्चावच होते हैं, तो लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते। जलवायु भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत एक्सट्रीम ठंड पड़ रही है या एक्सट्रीम गर्मी पड़ रही है, ऐसी जगह पर लोग रहना पसंद नहीं करते। मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड। तो जलवायु भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और खनिज, जहां पर खनिज संसाधन होते हैं अक्सर आप देखेंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। लेकिन ये जो तीनों फैक्टर हैं, ये तीनों फैक्टर आर्थिक कारक नहीं है। ठीक है, आर्थिक कारक में आप लोगों को याद रखना है नगरीय। नगरीय जो फैक्टर है ये आर्थिक कारक के अंतर्गत आता है, क्योंकि नगर क्या होते हैं? रोजगार के प्रमुख केंद्र होते हैं। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में लोग जाते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये जो कारक है ये भौगोलिक कारक है, लेकिन नगरीय जो कारक है, ये जो कारक है ये मुख्य रूप से आर्थिक कारक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा हम लोगों को, अब हम लोगों ने देखिए, अब हम लोगों ने भौतिक कारक पढ़े हैं, सामाजिक कारक पढ़े हैं, आर्थिक कारक पढ़े हैं, तो इंडिविजुअल आर्थिक कारक पे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से भौगोलिक कारक के ऊपर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन, प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट। ठीक है, मानव विकास अल्टीमेटली रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश है। सोचकर देखिए, 2020 की रैंक पूछी जा रही है, वो भी फर्स्ट रैंक नहीं पूछ रहे हैं। कौन सी रैंक पूछ रहे हैं? 10वें स्थान पर कौन सा देश स्थित है? डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन, ये चार ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया है। जनरली स्टूडेंट्स इस तरीके से मानव विकास रिपोर्ट में याद क्या रखते हैं? फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है, लेकिन यहां तो 10वें नंबर पर पूछ लिया गया है। इस तरीके के प्रश्नों के उत्तर जो है अगर नहीं भी बनते हैं तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आप एक एक देश की रैंक याद नहीं रख सकते। लेकिन इससे हमें हिंट जरूर क्या मिल रहा है? हमें यह हिंट मिल रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन या मानव विकास रिपोर्ट जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम आप 1, 2, 3 नंबर पर जो देश हैं या भारत की रैंक तो कम से कम आप याद रखें। तो 2020 जो मानव विकास रिपोर्ट आई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, इसमें 10वें स्थान पर डेनमार्क था, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है ना वीडियो में? जो मैं फैक्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, अगर वीडियो में आप लोगों को वो समझ में आ रहे हैं तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए अब हम 6वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रोपण कृषि फसल है। रोपण कृषि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जैसे कि चाय, कॉफी, केला, ये जो फसल हैं ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। मक्का, गेहूं और चावल ये रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आते। चाय तो एक बहुत महत्वपूर्ण रोपण कृषि है। इवन जब हम लोग रोपण कृषि का उदाहरण परिभाषा के साथ बताते हैं तो हम मुख्य रूप से चाय कॉफी का ही जिक्र करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, चाय यानी टी, ये जो है रोपण कृषि फसल है। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? खनिज आधारित उद्योग, चीनी, सीमेंट, कागज, वायुयान निर्माण। अब देख लीजिए, खनिज आधारित उद्योग आप लोगों से पूछ लिया जा रहा है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट आधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है, और आधात्विक खनिज आधारित उद्योग अगर हम लोग देखें तो सीमेंट सही बैठता है, क्योंकि चीनी तो हमें पता है ये कृषि आधारित उद्योग है, कागज की हम बात करते हैं तो वन आधारित उद्योग है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 7वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट। 8वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कि सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। तो जो सूचना आधारित उद्योग हैं या कुल मिलाकर इंफॉर्मेशन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमेशा चतुर्थक क्रियाकलाप का हिस्सा होती हैं, जिसमें हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। याद रखिएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी अनुसंधान एवं विकास, और अनुसंधान एवं विकास बिना सूचना के संभव है क्या? नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा
चतुर्थक क्रियाकलाप, क्योंकि प्राथमिक क्रियाकलाप में हम कृषि खनन जैसी गतिविधियों का जिक्र करते हैं, द्वितीयक में है निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र का जिक्र करते हैं, तृतीयक क्रियाकलाप में हम सेवा क्षेत्र का जिक्र करते हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज का जिक्र करते हैं, लेकिन हम चतुर्थक क्रियाकलाप में सूचना आधारित उद्योगों की बात करते हैं। तो 8 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। 9वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रेक्षण या प्रक्षेपण भी आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था? 1979, 1980, 1981 और 1982। तो आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था ऑप्शन ए 1979 में। ठीक है, कब किया गया था? 1979 में। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, 10वें नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हुगली नदी किस नदी की शाखा है? हुगली नदी गंगा, यमुना, कावेरी और गोदावरी। भाई ये दोनों नदियां तो साउथ में बहती हैं, इसलिए ये दोनों तो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते। गंगा यमुना की अगर बात आ जाए तो यमुना तो खुद गंगा की क्या है? सहायक नदी है ना, ट्रिब्यूटरी है। और यही जो है हुगली नदी जो है वो इसी गंगा की एक शाखा के रूप में बहती है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, गंगा रिवर। इस तरीके से हम लोगों ने 10 प्रश्न देख लिए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को 10 प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। खासकर राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ भी आप लोगों को इस मॉडल पेपर को डिस्कस करना है और उनके साथ वीडियो को शेयर करना है ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से 2 नगर जुड़े हुए हैं? प्रशांत रेल मार्ग की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूयॉर्क एडिलेड, न्यूयॉर्क पेरिस, न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को या पेरिस। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शंस जो है ना वो इतने बेकार दिए गए हैं कि ऑप्शंस की मदद से ही आप लोग जो हैं कुछ चीज़ें या ऑप्शंस की मदद से ही आप डायरेक्ट जो है आंसर तक पहुंच पाते हैं। भाई देखिए जैसे दूसरा ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क और पेरिस, भाई बीच में कहाँ से रेल मार्ग चलेगा? न्यूयॉर्क और पेरिस के बीच में चल सकता है क्या? ये फ्रांस का शहर है, ये यूरोप महाद्वीप का शहर है, और ये कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, बीच में अटलांटिक महासागर है। कितना गलत ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को दिमाग जो है वो लगाना है। ये देख लीजिए ये कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को पेरिस। इसी तरीके से न्यूयॉर्क एडिलेड, ये मतलब इन्होंने अलग अलग महाद्वीपों के शहर दे दिए हैं। और इस तरीके के प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो फिर भाई आप लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों को गैर जिम्मेदार तरीके से जब अब लेते हैं तो खुद को अपने आप को ब्लेम करना है कि भाई मैंने क्यों नहीं पढ़ा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो मैप है आपके सामने होना चाहिए। अगर मैप आपके सामने होता तो आप इस तरीके की ब्लंडर्स नहीं करते। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही होगा न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, इन दोनों को जोड़ता है प्रशांत रेल मार्ग। तो 11वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में केरल में कितने लोग रहते हैं औसतन, इसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 889, 879, 869 और 859। ये ऑप्शंस दिए गए, कितने क्लोज ऑप्शंस दिए गए हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 889। ठीक है, 889 केरल का जनसंख्या घनत्व है, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में केरल में 889 लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए 12 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। 13वां प्रश्न देख लेते हैं कि तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, हम लोगों ने खनिजों के बारे में पढ़ा हुआ है। तलचर बहुत महत्वपूर्ण जगह है। तलचर कहां पर है? तलचर है ओडिशा में। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। ठीक है, चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन किस वर्ष में हुआ था? शुरुआत कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो जनरली राजमार्गों के निर्माण के लिए उत्तरदायी अथॉरिटी है? इसका प्रचालन किस वर्ष हुआ था? ये चालू कब से हुई थी? तो 1996 का ये जो ईयर है ये भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के लिए एक जो है डेट बहुत महत्वपूर्ण, या डेट तो नहीं, ईयर कम से कम आप याद रखें, 1996 1996 भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन हुआ था, मतलब शुरुआत हुई थी, इसने काम करना स्टार्ट किया था। सही आंसर है ऑप्शन ए 1996।
15वां प्रश्न देख लेते हैं कि तूतीकोरिन पत्तन का विकास किस पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। तूतीकोरिन पत्तन किस राज्य में है, बताइए। तूतीकोरिन किस राज्य में है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में। अब सोचकर देखिए, तमिलनाडु राज्य का कोई पत्तन होगा तो वो किस पत्तन के दबाव को कम करेगा, जो जनरली तमिलनाडु का ही होगा या फिर तमिलनाडु के आसपास का होगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हल्दिया कहां पर है, देख लीजिए कहां, बंगाल की बात हो रही है। तो बंगाल कहां और कहां तमिलनाडु, ये डेफिनेटली गलत। उड़ीसा भी जो है दूर है। मुंबई पत्तन तो भाई पश्चिमी साइड है, सॉरी। मुंबई कहां पर है, मुंबई तो ये पश्चिमी साइड है, लेकिन हम तो पूर्वी पत्तन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये भी क्या है, गलत। लेकिन चेन्नई के पास है तूतीकोरिन। तो तूतीकोरिन पत्तन का विकास चेन्नई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। और इन सभी पत्तनों से अगर हम लोग नजदीकियां देखते हैं तो चेन्नई ही पास है। तो ऐसे भी आप लोग आंसर्स को गैस कर सकते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिए हैं। 16वां प्रश्न भी देख लेते हैं भाई कि निम्न में से गैरिसन या छावनी नगर कौन सा है। सेना के दृष्टिकोण से आप लोगों को देखना है अजमेर, गांधीनगर, उधमपुर और नैनीताल। बहुत अच्छे से आप लोग गैस कर पाएंगे। उधमपुर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये गैरिसन या छावनी नगर है। अजमेर, गांधीनगर, नैनीताल ये बिल्कुल भी नहीं है। नैनीताल तो भाई पर्यटन नगर है ना, पर्यटन के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है। और अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो अजमेर की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, हम लोगों ने देखा है अजमेर का कितना बड़ा रोल है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर क्या है, दरगाह है, बहुत फेमस। सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी, उधमपुर। 17वां प्रश्न देख लेते हैं कि बाह्य श्रोतन, जिसको हम आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में, बाह्य श्रोतन गतिविधि किस प्रकार के क्रियाकलाप का अंग है। आउटसोर्सिंग अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार के क्रियाकलाप या एक्टिविटीज का पार्ट होती है, द्वितीयक यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी, चतुर्थक और पंचमक। तो आउटसोर्सिंग हम लोगों ने पढ़ी हुई है। सही आंसर इसका है चतुर्थक क्रियाकलाप में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी थी आउटसोर्सिंग, है ना। बीपीओ सेंटर की भी हम लोगों ने बात की थी। बीपीओ याद आ रहा होगा, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आउटसोर्सिंग जो होती है वो चतुर्थक क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान सीमा को साझा करता है। भारत पाकिस्तान सीमा, बिहार। भाई बिहार कहाँ, देख लीजिए पूर्वी साइड है। मैप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बिहार की स्थिति आप देखिए, बिहार कहाँ पर है, यहाँ पर, पाकिस्तान यहाँ पर है, तो कैसे सीमा साझा करेगा। पहली फुर्सत में इसको गलत कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश की तो बाउंड्री ही नहीं लगती किसी देश से, तो मध्य प्रदेश तो बीच में आता है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। केरल भी ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि केरल की स्थिति यहाँ देख लीजिए दक्षिण में। अब भाई आपको डायरेक्टली भी आंसर नहीं पता हो ना, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हटाकर भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है भाई पाकिस्तान से, है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। इस तरीके से हम लोगों ने कितने प्रश्न देख लिए, 18 प्रश्न देख लिए जो वैकल्पिक प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को समझ में आया होगा, किसी भी तरीके का कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब बारी है रिक्त स्थानों की पूर्ति की। हम लोगों को यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनके आंसर्स हमें बताने हैं। जैसे कि खालिस्तान यहाँ पर दिया गया है, इसका अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। भाई चिकित्सा भूगोल में आप खुद बताइए किसका अध्ययन करेंगे, बीमारियों का अध्ययन करेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देख लीजिए यहाँ पर इस स्लाइड में और अगली स्लाइड में हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करना है। तो भाई किसका अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाएगा। चिकित्सा किसकी होती है भाई, बीमारी की होती है ना। तो बीमारियों का अध्ययन हम चिकित्सा भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक दर्ज की गई। 21वीं सदी के प्रारंभ में मतलब 1901 के बाद अगर हम लोग देखें तो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या खालिस्तान से अधिक दर्ज की गई। कितने से ज्यादा थी 21वीं सदी की शुरुआत में जनसंख्या। सही आंसर है ऑप्शन तो खैर इसमें दिए नहीं गए हैं, आप लोगों को 6 अरब याद ही रखना पड़ेगा। 6 अरब जो जनसंख्या थी वो 21वीं सदी के प्रारंभ में दर्ज की गई थी। क्रय शक्ति जिसको हम परचेजिंग पावर भी बोलते हैं, परचेजिंग पावर को खालिस्तान डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है। तो परचेसिंग पावर को हम लोग किस में नापते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो परचेसिंग पावर को मुद्रा
डॉलर के संदर्भ में मापा जाता है, क्योंकि हम रुपए में नहीं मानते परचेजिंग पावर को, हम लोगों को डॉलर में ही यूनिफॉर्मिटी, अगर पूरे विश्व में एक रूपता बनाए रखनी है तो हम डॉलर का प्रयोग करते हैं। कौन सी मुद्रा प्रयोग करते हैं? डॉलर मुद्रा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह सर्व स्वीकृत सर्वमान्य मुद्रा है। अब डॉलर की जगह हम रुपये नहीं लिख सकते कि क्रय शक्ति को हम रुपये डॉलर के संदर्भ में नापते हैं, नहीं भाई। रुपये, डॉलर क्या है? पहली बात तो एक मुद्रा है, बहुत ही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, आप लोगों को याद रखना है, और क्रय शक्ति को मुद्रा डॉलर के संदर्भ में ही मापा जाता है। चलिए, चौथा प्रश्न है कि नीदरलैंड खालिस्तान उत्पाद में विशिष्टीकरण रखता है, मतलब नीदरलैंड में किस चीज का उत्पादन होता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, नीदरलैंड में पुष्प जो है, फूल जो हैं, ये बहुत मात्रा में पैदा होते हैं और फूलों के उत्पादन में नीदरलैंड विशिष्टता रखता है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व के खालिस्तान सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो विश्व के 6 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। 6 देश कौन से होंगे? डेफिनेटली आप मुझे बताइए, भारत का नंबर हो गया क्या? हाँ भाई, भारत का नंबर होगा। भारत का तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा नंबर है। तो विश्व के 6 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है? 60% जनसंख्या निवास करती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का डाउट होता है पूछ लेना है, घबराना नहीं है। कोई भी डाउट होता है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए, 6वें नंबर के प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है, जो दो नोड होते हैं उनको जोड़ने वाली जो सड़क होती है, उनके बीच संपर्क अगर स्थापित करेगी सड़क तो डेफिनेटली वो संपर्क सड़क ही कहलाएगी। भारत में रेडियो का प्रसारण कौन से सन में शुरू हुआ था? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में रेडियो की जो शुरुआत हुई थी वो ईयर याद रखिएगा, 1927। भारत में रेडियो का प्रसारण 1997 में प्रारंभ किया गया था। 8वां प्रश्न अगर हम लोग देख लेते हैं, वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर क्या था? 2011 की जनगणना के अनुसार आप लोगों को बताना है कितने लोग नगरों में रह रहे थे। तो प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बताएं तो 31.16% लोग जो हैं वो नगरों में रह रहे थे 2011 की जनगणना के अनुसार। मतलब 100 में से आप ऐसा समझ लीजिए लगभग 31 लोग शहरों में रह रहे थे। अगर आप मुझे बताइए 2011 के बाद अब अगर मान लीजिए जनगणना होगी तो क्या ये डेटा बढ़ा निकलेगा या घटा? डेफिनेटली बढ़ा निकलेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में जो प्रवास हो रहा है ना, वो प्रवास बढ़ रहा है। तो सही आंसर इसका होगा 31.16%, ठीक है। चलिए, अब हम 9वें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि खालिस्तान में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर 46.14 दर्ज की गई। तो हम लोग को किस सन के बीच में ये बताना है कि नगर की जो जनसंख्या वृद्धि दर जो थी वो सबसे ज्यादा थी। ऐसा कौन सा स्लॉट है? हर 10 साल में हम लोगों को पता है कि जनगणना होती है, तो 10 सालों का कौन सा स्लॉट है? ऐसा तो नहीं कि 1991 और 2001 का स्लॉट था, वो 2001 से 11 का स्लॉट था, या हम बहुत पहले भी जा सकते हैं, 1881 से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसा स्लॉट हमें बताना है जिन 10 सालों में दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि थी, दशकीय मतलब 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ती है वो सर्वाधिक दर्ज की गई थी 46.14। आप लोगों को ये आंकड़ा भी दे दिया गया है। तो वो ईयर कौन सा है याद रखिएगा, 2001 से 2011। 2001 से 2011 का ये जो दौर था, यहां पर जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक दर्ज की गई थी। कितनी? 46.14%, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वें नंबर का जो रिक्त स्थान है वो पूछ लिया जा रहा है कि जयपुर एक नगर है। जयपुर किस तरीके का नगर है? पर्यटन नगर है। वैसे तो जयपुर को हम पर्यटन नगर में भी रख सकते हैं। हम लोगों ने प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ना। इसी तरीके से हम लोगों ने गैरीसन नगर, छावनी नगर पढ़े हुए हैं। हम लोगों को अब बताना है इनमें से कि जयपुर किस प्रकार का एक नगर है। तो यहाँ पर बहुत से आंसर्स इसके आ सकते हैं। तो जयपुर एक क्या है? पहली बात तो मध्यकालीन नगर है। मध्यकाल में हम लोगों ने जयपुर का जिक्र बहुत बार किया हुआ है।
है। साथ ही साथ आप इसे पर्यटन नगर के अंतर्गत भी रख सकते हैं। आपकी बुक में प्राचीन नगरों कौन से हैं उनके 3-4 उदाहरण आप देख लीजिए, मध्यकालीन नगर कौन से हैं उनके 3-4 उदाहरण देखिए, आधुनिक नगर देखिए जो अंग्रेजों के आगमन के बाद जो है बसाए गए थे, है ना। तो आधुनिक नगरों को भी देखना है, पर्यटन नगरों को भी देखना है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई जगह टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे आज के समय में हम मनाली की बात करते हैं, तो ये कौन सा नगर है, ये पर्यटन नगर है। नैनीताल क्या है, पर्यटन नगर है। शिमला क्या है, पर्यटन नगर है। तो इस प्रकार के जो नगर जहां पर लोग घूमने जाते हैं पर्यटन नगर हो जाते हैं। तो इस नगर की जो वैरायटी है अलग अलग हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इसी में से जयपुर उदाहरण आप लोगों से पूछ लिया गया। सही आंसर है जयपुर एक मध्यकालीन नगर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 10 रिक्त स्थान जो मैंने आप लोगों को बताए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए आप लोगों से अब अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को बताना है अति लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। देखिए आप सभी को पता है कि भारत में अगर हम रेगुलर जनगणना की बात करते हैं तो वो जनगणना 1881 से स्टार्ट हुई थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1881 से लगातार जनगणना 2011 तक जो है वो होते आई है। लेकिन अगर हम रेगुलर जनगणना को छोड़ दें तो भारत में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, ठीक है, फिर रुक गई थी। लेकिन रेगुलर जनगणना अगर पूछ ली जाए तो वो 1881 में हुई थी। दोनों ही ईयर्स जो हैं आप लोग मेंशन यहां पर कर सकते हैं। तो देख लीजिए भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पहली व्यवस्थित रेगुलर और व्यवस्थित जनगणना की अगर हम बात करते हैं तो 1881 में आयोजित की गई थी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह पहला प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2014 और 15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन आ जाते हैं इतने साल पुराने, अभी हम लोगों ने वैकल्पिक प्रश्न पूछा था, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जो पूछी गई थी आप लोगों से, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब की, 2020 की पूछ ली गई थी। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए 2014-15, मतलब उससे भी पहले का डेटा, तो भू उपयोग के किन संवर्गों में वृद्धि दर्ज की गई थी। तो राजस्थान बोर्ड का जो पेपर है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन की डिमांड जो है वो करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में 14-15 के दौरान औद्योगिक, कृषि और आवासीय भूमि के उपयोग क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई थी। याद रखिएगा कौन कौन से, औद्योगिक, कृषि और आवासीय भूमि उपयोग के क्षेत्रों में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 20 वर्षीय सड़क योजना, क्या उद्देश्य हो सकता है बताइए इस योजना का। डेफिनेटली सड़क की क्वालिटी में सुधार करना। मन से भी लिख सकते हैं भाई आप, देख लीजिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 20 वर्षीय सड़क योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी। 20 वर्षीय सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात सुधार और अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। तो हमें यातायात में सुधार करना है, इस 20 वर्षीय सड़क योजना में ये बात की गई थी, और अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से हमें सड़कों का निर्माण करना है, क्योंकि सड़कों का सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है किससे, अर्थव्यवस्था से, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीसरा प्रश्न क्लियर हो गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है। भूमि जो लैंड जो होती है डिग्रेड होती है, उसका मतलब क्या होता है। डेफिनेटली उसकी उर्वरक जो क्षमता होती है उसका लॉस होता है, उसी को हम लोग भू निम्नीकरण बोलते हैं। तो भू निम्नीकरण का अर्थ है कि भूमि की जो उर्वरता है यानी फर्टिलिटी है और उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, इसका ह्रास हो रहा है, इसमें गिरावट हो रही है। कि अगर मान लीजिए कोई भूमि बंजर हो रही है तो बंजर में आप सभी को पता है उसमें उर्वरता बची नहीं, हम कुछ भी अनाज डाल देंगे पैदा नहीं होगा, तो अल्टीमेटली उसकी उर्वरता फर्टिलिटी का लॉस हो जा रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जा रही है। हो सकता है उसमें अगर हम कुछ अनाज डालें तो बहुत ही न्यून स्तर पर हो।
जो होता कैसे है, तो भाई वो होता है वनों की कटाई की वजह से। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भूमि की उर्वरता और उत्पादकता कम होती है, तो इसके पीछे कारण कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं? पहला कारण होता है भाई वनों की कटाई, बहुत ज्यादा वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन होता है, इस वजह से भूमि निम्नीकृत होती है। अत्यधिक खेती, हम बिल्कुल भी भूमि को पड़ती नहीं छोड़ते, पड़ती मतलब होता है खाली। अगर हम भूमि को खाली छोड़ते हैं तो इससे ये होता है कि भूमि अपनी प्राकृतिक उर्वरता को खुद ही क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। लेकिन लगातार साल में 2-2, 3-3 फसलें उससे लगातार लेते जा रहे हैं, भूमि को खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो इससे भी भूमि उर्वरता कम हो जाती है। प्रदूषण अगर बहुत ज्यादा होता है, और खासकर मृदा प्रदूषण, कि भाई कोई उद्योग था उसने पूरा कचरा जो है वो डंप कर दिया जमीन पर, तो इससे भी क्या होता है, भूमि निम्नीकृत होती है। तो भूमि निम्नीकरण को मृदा अपरदन भी कहते हैं। याद रखिएगा, मृदा अपरदन अल्टीमेटली क्या है, मृदा की जो ऊपरी लेयर है वो बहकर उड़कर कहीं पर चली गई है वायु की वजह से या पानी की वजह से, तो भूमि क्या हो रही है, निम्नीकृत हो गई है, क्योंकि अब उस भूमि पर अनाज पैदा नहीं होगा, वनस्पति पैदा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपरी लेयर ही बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इसी को हम मृदा अपरदन भी मान सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये 4 प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। अशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र हम लोगों को बताना है। अशोधित जन्म दर किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। साल भर के जन्मों की संख्या, मतलब साल भर में जितने बच्चों ने जन्म लिया है और उसको अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं और इंटू कर देते हैं हम 1000 का, तो इसे हम लोग बोलते हैं अशोधित जन्म दर। मतलब कि अगर हम लोग देखें, भारत की ही बात करें, एक साल में, पिछले एक साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया है, जीवित बच्चों ने कितनों ने जन्म लिया है, उसको डिवाइड कर दें भारत की जनसंख्या से। जैसे कि भारत की जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी थी, 121 करोड़ थी, और उसको 1000 से हम लोग गुणा कर दें। ठीक है, 1000 से हम लोग क्या कर दें, गुणा, यहां पर बच्चों की संख्या, यहां पर कुल जनसंख्या इंटू 1000 अगर हम कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाता है अशोधित जन्म दर का। बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूं ये 5 प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए 6वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मानव विकास प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास के निम्न स्तर वाले देशों की संख्या बताइए। मतलब हमें ऐसे देशों की संख्या बतानी है जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में जो परफॉर्मेंस था बहुत ही बेकार था, ऐसे देशों की संख्या हम लोगों को बतानी है। तो 2020 की रिपोर्ट के अनुसार निम्न स्तर मानव विकास रिपोर्ट वाले देशों की संख्या लगभग कितनी थी, 32 थी। इसमें अधिकतर आप लोग गौर करेंगे अफ्रीका के देश थे जो अल्प विकसित अवस्था में थे या बहुत ही गरीब देश थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। डंपिंग का परीक्षण कीजिए। डंपिंग का परीक्षण हम लोगों को करना है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो डंपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश दूसरे देश में अपने उत्पाद लागत मूल्य से कम पर बेचता है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, समझा देता हूं। यह है हमारा प्यारा भारत, और यहां पर हमारा एक प्रतिद्वंदी और पूरे विश्व का ही प्रतिद्वंदी देश स्थित है। कौन सा? चीन। ठीक है, ये मान लीजिए चीन है, और ये क्या है? भारत है। चीन एक चालबाजी करता है पूरी दुनिया के साथ, भारत के साथ भी मुख्य रूप से करता है। चीन क्या करता है कि भारत, अगर चीन में कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, सपोज करिए ये वस्तु है, इस वस्तु को चीन में अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करें, ये वस्तु का मूल्य जो है चीन में क्या है? 80 रुपए है। चीन में इस वस्तु का मूल्य क्या है? 80 रुपए में। जानबूझ के चीन क्या करता है, इस 100 रुपए की चीज को भारत में कितने रुपए में बेच देता है? भारत में बेच देता है 80 रुपए में। ठीक है, जो उसमें कीमत कितनी थी भाई? चीन की लागत ही अगर हम लोग देखें तो 100 रुपए आई थी। चीन को इस वस्तु को बनाने में 100 रुपए लगे थे, लेकिन चीन क्या करता है, जानबूझ के इस वस्तु को 80 रुपए में भारत को बेच देता है। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, चीन तो बेवकूफ हुआ। नहीं भाई, चीन बेवकूफ नहीं है। चीन क्या करता है, जब इस तरीके से सस्ती चीजें भारत में बेच देता है, तो भारत में यही वस्तु जब भारत के लोग बनाते हैं तो उनको तो ये वस्तु 150 रुपए में मिलती है।
भारत में भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति बिना लाभ के, बिना प्रॉफिट मार्जिन के बेचेगा, तो भारत में वही वस्तु 150 रुपए में बिकती हुई दिखती है, वहीं पर चाइना की वही वस्तु 80 रुपए में बिकती है। तो भारत का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए गुड्डू, वो 150 रुपए वाली वस्तु उसी वस्तु को 150 रुपए में खरीदेगा या उसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदेगा? भाई डेफिनेटली हर व्यक्ति चाहता है कि उससे चीजें क्या मिले, सस्ती मिले, तो वो चयन कर लेता है किसका, 80 रुपए का, इसको चुन लेता है। फिर चीन क्या करता है, धीरे से जब भारत के लोगों को लत लग जाती है, इसी वस्तु का जो प्राइस है धीरे से क्या कर देता है, 90 कर देता है, फिर 100 कर देता है, फिर 110 कर देता है, धीरे धीरे 200 तक ले जाता है, और इस तरीके से लोगों को लत लग जाती है चाइनीज प्रोडक्ट को खरीदने की, और फिर चाइना जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन वहां से काट लेता है। तो ये चाइना बहुत ही बेकार रणनीति इस तरीके की जो है अपनाता है, और ऐसा नहीं है भारत के साथ, पूरे विश्व के देशों के साथ। तो ये जो प्रक्रिया है, चीन ने क्या किया, अपना सामान दूसरे देश में क्या कर दिया, डंप कर दिया। क्या कर दिया, डंप। जैसे कचरा डंप करते हैं ना, वैसे ही चीन करता है दूसरे देशों के साथ। और चूंकि कचरा डंप या प्रोडक्ट को डंप किया है, इसलिए इस प्रोसेस को डंपिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को डंपिंग कहते हैं। इसलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अक्सर जो दिवाली वगैरह होती है, दिवाली पे आप लोगों ने देखा होगा कितने चाइनीज प्रोडक्ट मार्केट में छा जाते हैं, सस्ती 10-10 रुपए में। आप लोगों को पता है जो हम सीरीज लगाते हैं, घर में लाइट्स लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं, 10-10 रुपए में आप लोगों को मिल जाती है। कैसे मिल जाती है भाई, चीन यही प्रक्रिया अपनाता है, डंपिंग करता है। बहुत ही इस तरीके के प्रोडक्ट आप लोगों को मार्केट में जरूर देखने को मिलेंगे। इवन ऐसे त्यौहार जो, जहां पर चीन जिन त्योहारों से बिल्कुल परिचित नहीं है, लेकिन हमारे देश में उन त्योहारों से संबंधित चीजें जो हैं वो बिकती हैं। छोटी छोटी मूर्तियां भगवान की जो हैं वो चीन यहां पर बेच देता है और फायदा कमा लेता है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, डंपिंग। मैंने आप लोगों को विस्तार से इसलिए समझाया क्योंकि ये आप लोगों को आगे भी सुनने में आएगा जब आप ग्रेजुएशन करेंगे। तो अब यहां पर देख लीजिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। डंपिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई देश अपने देश में अपने उत्पाद लागत मूल्य से कम पर बेचता है, जिससे घरेलू उद्योग प्रभावित होते हैं। तो कोई देश दूसरे देश में अपने जो उत्पाद है वो लागत मूल्य से कम पर बेच देता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सातवें प्रश्न का उत्तर था ये। 8वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। श्रृंखला भंडार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए, श्रृंखला भंडार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अच्छा, ये प्रश्न नंबर जो है ना, याद रखिएगा, 8वें के बाद ये प्रश्न नंबर 9 है, वो धोखे से यहाँ पर 7वें के बाद प्रश्न नंबर जो है ये 7 नंबर है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है। इसको मैं 8 कर देता हूँ, नहीं तो आपके मन में कंफ्यूजन हो। टोटल 9 प्रश्न आप क्योंकि हम लोगों को देखने हैं। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। ठीक है, श्रृंखला भंडार पर संक्षिप्त टिप्पणी हम लोगों को करनी है। आप लोगों को पता है कि श्रृंखला भंडार, फूड चेन आप लोगों ने देखी होगी। फूड चेन नहीं तो आप लोगों ने बाजारों की चेन जो है देखी होंगी। जैसे रिलायंस के अलग अलग स्टोर्स होते हैं, बिग बाजार के अलग अलग स्टोर होते हैं जो एक जैसे ही सुविधाएं देते हैं। रिलायंस का एक, रिलायंस ट्रेंड्स का अगर मान लीजिए कोई स्टोर है तो वो दूसरे शहर में भी होगा, तो एक जैसी ही सेवा वहां पर देगा। तो इस तरीके के स्टोर श्रृंखला भंडार जो है वो कहलाते हैं। तो श्रृंखला भंडार कई शाखाओं वाले स्टोर होते हैं जो सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि बिग बाजार और रिलायंस रिटेल। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस खंड का। सीमांत एवं मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट करें। तो हम लोगों को मार्जिनल जो लेबर है और मुख्य श्रमिक मेन लेबर है, इसमें क्या अंतर होते हैं, इस अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो मुख्य श्रमिक 6 महीने या अधिक काम करते हैं, जबकि सीमांत श्रमिक 6 महीने से कम अवधि के लिए कार्यरत होते हैं। अति लघुत्तरी में इस तरीके के 1-2 लाइन में ही उत्तर देने होते हैं। तो जो मुख्य श्रमिक होते हैं, मेन लेबर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, 6 महीने या अधिक काम करते हैं। 6 महीने या उससे अधिक, मिनिमम 6 महीने तो करेंगे और उससे अधिक काम करेंगे, जबकि सीमांत श्रमिक 6 महीने से कम, यहां पर मैक्सिमम जो अवधि रहेगी वो 6 महीने रहेगी। 6 महीने से कम अवधि के लिए कार्यरत होते हैं, बहुत कम समय के लिए काम कर पाते हैं। तो ऐसे श्रमिकों को हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आया है ना सभी प्रश्नों में, किसी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है। अगर डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में मिल जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, आप लोग लाइक नहीं करते। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए, इतने अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 जो है हम लोग देख लेते हैं कि मानव भूगोल में 1970 के दशक से प्रमुख उपागमों को श्रेणीबद्ध
कीजिए। तो चलिए हम लोग मानव भूगोल की प्रमुख जो अप्रोचेस हैं उनको देख लेते हैं। तो 1970 के बाद मानव भूगोल में प्रमुख उपागमों में यानी अप्रोचेस में व्यवहारिक उपागम, संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम, सांस्कृतिक उपागम और समालोचनात्मक भूगोल शामिल किए गए हैं। तो 1970 के बाद कौन कौन सी शाखाएं थी, कौन कौन सी अप्रोचेस ऐड की गई थी, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इन उपागमों ने समाज, संस्कृति और पर्यावरण के बीच संबंधों को समझने के लिए नए दृष्टिकोण दिए हैं। इनमें विशेष रूप से सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और विकासशील क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। अब लघुत्तरीय प्रश्न था तो थोड़ा हम लोगों ने बड़ा कर दिया है। याद रखिएगा, इन सभी अप्रोचेस के बारे में परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ी है, इनके मध्य संबंध भी देखा है और लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा था अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, सामाजिक न्याय प्रदान करना, फिर लैंगिक समानता प्रदान करना, जेंडर बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, इक्वेलिटी सभी के बीच होना चाहिए, पुरुष और महिलाओं के बीच, और विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करना। विकासशील देश मतलब भारत जैसे देश। तो उम्मीद करता हूं ये चौथा प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ करा सकता है, इसकी योजना का पूर्वानुमान लगाइए। कितना ज्यादा यहां पर एनालिटिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कोई देश कितनी शीघ्रता से, कितनी जल्दी जो है अपने नागरिकों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ, ठीक है, उसको फायदा पहुंचा सकता है, इस योजना का पूर्वानुमान मतलब पहले से आभास लगाइए। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसको आईसीटी भी बोलते हैं, इसके लाभों को शीघ्रता से नागरिकों तक पहुंचाने के लिए देश को मजबूत डिजिटल ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की उपलब्धता, सस्ते डिवाइस और तकनीकी शिक्षा पर जोर देना होगा। भाई अगर हमें सूचना को जल्दी से किसी क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाना है तो इसके लिए आप लोगों को टेक्निकली, भारत के हर क्षेत्र को टेक्निकली एडवांस तो होना ही पड़ेगा, मतलब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल जो ढांचा है उसको प्रोवाइड तो करना ही पड़ेगा। गांव में अगर सूचना पहुंचानी है तो सूचना कैसे पहुंचेगी, बिना इंटरनेट की मदद से, इसलिए गांव में भी आप लोगों को इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सस्ती डिवाइस आप लोगों को उपलब्ध कराना पड़ेगा, अदरवाइज गरीब व्यक्ति खरीद ही नहीं पाएगा, तो सस्ती डिवाइस उपलब्ध कराना पड़ेगा। तकनीकी शिक्षा पर विशेष रूप से आप लोगों को जोर देना पड़ेगा। इसके लिए डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं लागू की जा सकती हैं और चल भी रही हैं। डिजिटल इंडिया स्कीम चल रही है कि नहीं चल रही है? इससे नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में डेफिनेटली लाभ मिलेगा। आज आप देख सकते हैं ई एजुकेशन, कितना ज्यादा इंटरनेट का प्रयोग जो है एजुकेशन फील्ड में हो रहा है, स्वास्थ्य क्षेत्र में कितना ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आज आप फोन पर ही नंबर लगा लेते हैं, एम्स जैसी संस्थाओं में आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रोजगार के कितने अवसर आज के समय में पैदा हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 5 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए छठवां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सड़कों के उपयोग एवं महत्व का परीक्षण कीजिए। सड़कों के उपयोग एवं महत्व, सड़कों का क्या उपयोग होता है भाई, इसको कितना मन से आप लिख सकते हैं। परिवहन में मदद मिलती है, परिवहन मतलब माल परिवहन और यात्री परिवहन, दोनों में ही हम लोगों को मदद मिलती है। बिना, और महत्व अगर हम देखते हैं तो अर्थव्यवस्था आपकी ग्रो ही नहीं कर सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती अगर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो। ठीक है, बस इन्हीं बातों को हम लोगों को थोड़ा अच्छे से लिख देना है। सड़क परिवहन का उपयोग माल और यात्रियों को तेज, सुलभ और कम लागत पर स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो तेज परिवहन, अगर तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है तो सड़क परिवहन का प्रयोग होता है। अच्छी सड़कें होती हैं, सुलभ परिवहन होता है, कंफर्टेबल होता है और लागत भी कम आती है, कम से कम वायु परिवहन की तुलना में तो कम ही आती है। यह आर्थिक विकास, व्यापार और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देता है। इससे आर्थिक विकास भी होता है ना, कितना एक जगह अगर ग्रो करती है, सड़क मार्ग से दूसरी जगह से जुड़ी होती है तो वो जगह भी ग्रो कर जाती है। साथ में सामाजिक संपर्क बढ़ता है, आप अपने रिश्तेदारों से मिल पाते हैं। सांस्कृतिक जो है आदान प्रदान, लोगों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान होता है, इसी को हम लोग सामाजिक संपर्क कहते हैं। सड़कों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह दुर्गम क्षेत्रों को शेष देश से जोड़ती है और आपातकालीन सेवाओं में सहायक होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वें नंबर का। डेन्यूब जलमार्ग पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। डेन्यूब जलमार्ग, पहले मुझे ये बता दीजिए कौन से महाद्वीप में है।
भाई डेन्यूब जलमार्ग स्थित है यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो डेन्यूब जलमार्ग यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नदी मार्ग है जो 10 देशों से होकर गुजरता है। कितने देशों से? 10 देशों से। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जलमार्ग यूरोपीय संघ के भीतर सस्ते और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करता है। इसके जरिए मध्य और पूर्वी यूरोप को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, तो अगर मान लीजिए ये यूरोप का मैप है तो मध्य और पूर्वी यूरोप को जो है हम लोग जोड़ पाते हैं इससे। पहली चीज मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जो जल परिवहन है कंपैरेटिवली ये सस्ता परिवहन पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर सड़क मार्ग से यात्रा करनी होती है, सड़क मार्ग से सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है, तो सड़कों का निर्माण करना पड़ता है। जल मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता, और करना भी पड़ता है तो सिर्फ उसको दिशा, अगर हम लोग तटबंधों को बांधते हैं बस उतना ही खर्चा आता है, या आप जहाँ पर बोट वगैरह ले जाते हैं तो उतना ही खर्चा आता है कि कहाँ पर बोट जो है वो लगेंगी या जहाज कहाँ पर पार्क होंगे। घर्षण कम होता है ना भाई। सड़क मार्ग में कितना घर्षण होता है, बार बार मेंटेनेंस की जरूरत होती है, यहाँ पर उतना ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगता, ठीक है। तो जल परिवहन होता है, आप लोगों को याद रखना है, जल परिवहन क्या होता है? सस्ता होता है, और साथ ही साथ इसका हमें निर्माण नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो चलिए, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। यह जलमार्ग यूरोपीय संघ के भीतर, यूरोपीय संघ मतलब यूरोप के सभी देश मिलकर एक यूनियन या संघ बनाते हैं, तो उस संघ के भीतर ये सस्ते और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मतलब ईंधनों का प्रयोग नहीं होता, तो पर्यावरण यहाँ पर डैमेज भी नहीं होता। इसके जरिए मध्य और पूर्वी यूरोप को जोड़ा जाता है। अब भाई सड़क मार्ग, आप रेल मार्ग बनाएंगे तो कितने पेड़ कटेंगे, है ना, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, लेकिन इसमें उतना नहीं नुकसान होता। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 7वां प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। जल क्रांति अभियान पर कुल मिलाकर हमें टिप्पणी करनी है, आइए समझ लेते हैं। जल क्रांति अभियान का उद्देश्य पानी का संरक्षण करना है, प्रबंधन यानी मैनेज करना है पानी को, और हर व्यक्ति तक पानी की पहुंच को सुनिश्चित करना है। मतलब पानी का संरक्षण, कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, और हर व्यक्ति तक पानी पहुंच जाए ये सुनिश्चित करना है। यह अभियान भारत में जल संसाधनों के पुनर्भरण, मान लीजिए कोई जल संसाधन था वो खाली था, सूख चुका था, तो उसको रिचार्ज करना है, पुनर्भरण करना है, और जल दक्षता को बढ़ाने के लिए चलाया गया है। इसके तहत जल ग्रहण क्षेत्रों का विकास और जन भागीदारी पर जोर दिया गया है। मतलब जो जल ग्रहण क्षेत्र हैं, कहीं पर तालाब हैं, कहीं पर मान लीजिए कोई कुआं है सूख गया है, तो वहां पर उस पानी को रिचार्ज करना है, वहां पर पानी को संग्रहित करना है, चाहे वर्षा ही का जल क्यों ना हो, और साथ ही साथ जन भागीदारी मतलब लोगों का कॉपरेशन भी इसमें बढ़ाना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये 8 प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो में? मजा आ रहा है ना? तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और ऐसा कोई प्रश्न जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि मुझे विस्तार से समझाने की आवश्यकता है तो मैं उसे विस्तार से भी समझा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। और मजा भी आ रहा है ना, तो वो भी बताना है कि सर वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 9वां प्रश्न देख लेते हैं। स्थायी चारागाहों की पहचान कीजिए। स्थायी चारागाह हम लोगों को बताना है। चलिए देख लेते हैं। स्थायी चारागाह वे क्षेत्र हैं जहां घास उगाई जाती है और पशुओं को चरने दिया जाता है। भाई आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं जानवरों के साथ, चाहे भेड़ और बकरी के साथ, एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं। तो ये स्थायी चारागाह है क्या? नहीं, वो तो एक जगह से दूसरी जगह जानवरों को ले जा रहे हैं। लेकिन कोई जगह है, मान लीजिए कोई बड़ी 100-150 एकड़ की जमीन है और यहीं पर घास उगाई जा रही है, यहीं पर जानवरों को लाया जा रहा है और यहीं पर जानवर बहुत अच्छे से चल रहे हैं। एक क्षेत्र में वो जानवर घास चल रहे हैं, फिर दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये क्या है? ये स्थायी चारागाह है। तो इसी तरीके के चारागाहों के बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये वे क्षेत्र हैं जहां पर घास उगाई जाती है और पशुओं को चरने दिया जाता है। ये कृषि योग्य भूमि का हिस्सा नहीं होते और इनका उपयोग लंबे समय तक होता है। भारत में राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थायी चारागाह पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये जनरली विकसित देशों का कॉन्सेप्ट है जनरली, लेकिन भारत में ही पूछ लिया जाए तो राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश में स्थायी चारागाह पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये 9वां प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए 10वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण करें। तो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके से भारत में बदला है। क्या 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो 1950-51 में जैसा ट्रेड होता था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैसा अब हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली इसमें परिवर्तन आया है, क्वांटिटेटिव परिवर्तन भी आया है, मात्रात्मक रूप से भी हमने काफ़ी बढ़ोतरी की है। पहले कितना कम व्यापार होता था और अब कितने हज़ारों करोड़ डॉलर का व्यापार जो है वो हो रहा है। तो मात्रात्मक भी परिवर्तन आया है, गुणात्मक भी परिवर्तन आया है, हम चीज़ों की वैरायटी भी बदल गई है। पहले उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है व्यापार में शामिल नहीं थी। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हाल के वर्षों में सूचना प्रौद्योगिकी, दवाइयों और सेवाओं का निर्यात जो है वो बढ़ा है। पहले कृषि और वस्त्र का ही वर्चस्व था। पहले हमारे यहाँ क्या थी भाई, कृषि भूमि ज़्यादा थी, ज़्यादा हम टेक्निकली एडवांस नहीं थे, तो हम कृषिगत सामान ही भेज पाते थे। लेकिन आज के समय में हम दवाइयाँ, इंडियन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवाइयों का जो व्यापार है, पूरे विश्व में इसकी पैठ जमी हुई है। पूरे विश्व में हम लोग दवाइयाँ भेजते हैं। आप कोरोना काल में देखिए भारत ने कितने देशों को दवाइयाँ और वैक्सीन निर्यात की। तो सूचना प्रौद्योगिकी, दवाइयों और सेवाओं का निर्यात जो है वो डेफिनेटली भारत से बढ़ा है। पहले कृषि और वस्त्र यानी टेक्सटाइल का ही बोलबाला था, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक उत्पाद प्रमुख हो गए हैं। आयात में दिक्कत यह है कि आयात में अभी भी हम तेल मुख्य रूप से आयात करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बर्डन हमारे ऊपर आता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की भूमिका जो है वो बढ़ी हुई है, क्योंकि आज भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अगर हम लोग देखें तो भारत के डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं विश्व में। अगर हम मोबाइल की बात करें तो आप मुझे बताइए कि कोई मोबाइल कंपनी आप लोगों को याद आ रहा है जो भारत की बनी हुई हो? इक्की दुक्की ही याद आएंगी, अदरवाइज हम विदेशी कंपनियों के मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं। और सिर्फ मोबाइल नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 10 प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 10 ही प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक एक प्रश्न को हम समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 11वें नंबर का प्रश्न है, भू प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कीजिए। भू मतलब होता है भूमि। भूमि प्रदूषण के स्रोत, किन किन तरीकों से भूमि प्रदूषित हो जाती है, उन स्रोतों की हमें पहचान करनी है। आइए समझ लेते हैं। तो भू प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं भारत में कृषि में रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। तो एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज़्यादा केमिकल जो हैं हम लोग यूज़ करते हैं। औद्योगिक जो कचरा है, मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीधा डंप कर दिया जाता है ज़मीन पर। साथ ही साथ प्लास्टिक कचरा, प्लास्टिक चीज़ें कितनी ज़्यादा आज के समय में यूज़ होती हैं। शहरी कचरा और खनन गतिविधियों कि ये स्रोत मिट्टी की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं और फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर अगर इस तरीके के प्रश्न आ जाए तो सारे हम लोगों को एस्पेक्ट देख लेना है कि कृषि की वजह से भी प्रदूषण होता है, उद्योगों की वजह से भी प्रदूषण होता है, घरेलू कारकों की वजह से भी प्रदूषण होता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। अब बारी है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल कर लेने की। तो हम लोगों ने यहाँ पर वैकल्पिक प्रश्न देख लिए हैं, रिक्त स्थान हम लोगों ने भर लिए हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं और लघुत्तरीय प्रश्न देख लिए हैं। और अब बारी है बड़े प्रश्नों को हल करने की, दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करने की। थोड़े बड़े उत्तर अब हम लोग देंगे। तो यहाँ पर 12वां जो प्रश्न है आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। ठीक है, स्वामित्व का मतलब क्या होता है? मालिकाना हक। कि मालिक कौन है? मालिक कोई प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई प्राइवेट संस्था मालिक है, या सरकारी संस्था मालिक है, या दोनों ही मालिक हैं। तो ये स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग, मतलब जो सरकार के अधीन होते हैं। इसी तरीके से आपने व्यक्तिगत या निजी सेक्टर के उद्योग देखे होंगे, जैसे अंबानी और अडानी के अंतर्गत होते हैं, टाटा के अंतर्गत होते हैं। और सहकारी सेक्टर के भी अंतर्गत, मतलब जो सरकारी और प्राइवेट दोनों के मिले जुले सेक्टर्स होते हैं। मिश्रित सेक्टर के उद्योग भी हम लोग इनको बोल सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रमुख प्रकार या वर्गीकरण निम्नलिखित है। पहला है सार्वजनिक सेक्टर उद्योग। तो सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियां या निगम होते हैं। मालिक कौन है? अल्टीमेटली सरकार, जिसमें सरकार फंड प्रदान करती है। इस सेक्टर में सामान्यतः सामरिक मतलब रक्षा और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे आते हैं, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र का आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुर्गापुर का नाम सुना होगा, राउरकेला जो उड़ीसा में इस इस्पात संयंत्र का नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम में स्थित लौह इस्पात संयंत्र सार्वजनिक सेक्टर के उद्योगों के उदाहरण है। तो भाई न केवल परिभाषा बता देनी है बल्कि उदाहरणों का जिक्र भी करना है। परिभाषा के साथ उदाहरण बताएंगे, ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो सरकार के अधीन जो सेक्टर होते हैं उसको हम सार्वजनिक सेक्टर के उद्योग बोलते हैं, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अधीन जो सेक्टर्स या उद्योग होते हैं
उनको हम व्यक्तिगत या निजी सेक्टर के उद्योग बोलते हैं। तो जिन उद्योगों का स्वामित्व एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों या किसी परिवार के पास होता है वे व्यक्तिगत सेक्टर के उद्योग कहलाते हैं। जैसे सोनीपत की एटलस साइकिल, फरीदाबाद की बाटा शू कंपनी, या धारूहेड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, धारूहेड़ा गुरुग्राम की जो हीरो कंपनी है, हीरो मतलब हीरो होंडा वाली हीरो, ठीक है, हीरो कंपनी व्यक्तिगत सेक्टर के उद्योगों के उदाहरण हैं। तो यहां पर हमने व्यक्तिगत देख लिया, सार्वजनिक देख लिया, अब सहकारी सेक्टर के उद्योग भी देख लेते हैं। तो जब कुछ लोग एक सहकारी समिति बनाकर कमेटी बनाकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। ये लोग ही मुख्यतः उस उद्योग के कच्चे माल के उत्पादक होते हैं। सहकारी चीनी मिलें और सहकारी डेयरी उद्योग, दुग्ध उद्योग, हैंडलूम इकाइयां इसके उदाहरण हैं। जैसे कि आप लोगों ने अमूल का नाम सुना होगा। चीनी मिलों में मान लीजिए जो किसान हैं जो गन्ना पैदा कर रहे हैं उन्होंने ही एक कोऑपरेटिव कमेटी बना ली, सहकारी समिति बना ली, और वो लोग ही कोई चीनी मिल की क्या कर ले रहे हैं, स्थापना कर ले रहे हैं। तो अमूल, सांची इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हम लोगों को मिश्रित सेक्टर के उद्योग। तो ये वे उद्योग हैं जिन्हें सरकार या निजी व्यक्ति सामूहिक रूप से चलाते हैं, मतलब दोनों ही मिलकर अगर चला रहे हैं तो उसको हम मिश्रित सेक्टर के उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न दिया गया था कि उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की 3 विशेषताओं का वर्णन करें। जहां पर बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज हो रही है, ऐसी 3 उद्योगों की विशेषताएं हम लोगों को बतानी है। ठीक है, तो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पाद अत्यंत परिष्कृत होते हैं, रिफाइंड होते हैं, जिनका निर्माण गहन वैज्ञानिक शोध एवं विकास पर आधारित होता है। इन उद्योगों में उच्च कुशलता वाले दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों, जिसको हम सफेद कॉलर या व्हाइट कॉलर श्रमिक बोलते हैं, को नौकरी पर रखा जाता है। इनकी संख्या वास्तविक उत्पादन करने वाले श्रमिक, जिसको हम ब्लू कॉलर श्रमिक बोलते हैं, से अधिक होती है। तो जनरली लेबर वर्क जो करते हैं उनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं। थोड़ा सा एडवांस वर्क जो करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, उनको हम व्हाइट कॉलर लेबर या व्हाइट कॉलर श्रमिक या सफेद कॉलर श्रमिक हिंदी में इसे बोलते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के कुछ उत्पाद जैसे कि रोबोट अगर हम लोग देखें, या कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसको CAD बोला जाता है, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन करने के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं रसायन एवं औषधियां जो होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। इस नए औद्योगिक भूदृश्य में धुआं, उगलती चिमनियों, बड़े बड़े बदसूरत विशाल भवन, कारखाने, भंडार और कूड़े के ढेर नहीं होते। भवन यत्र तत्र स्थित कार्यालयों में आधुनिक, साफ सुथरे और स्मार्ट डिजाइन वाले स्थित होते हैं। शोध एवं विकास की प्रयोगशालाएं वहां देखने को मिलती हैं। भाई एक होते हैं कारखाने, कारखानों में आप लोगों ने देखा होगा एकदम बुरी स्थिति में लेबर है, ठीक है, कोई भी किसी भी तरीके की सुविधा नहीं है, एकदम गंदे गंदे कारखाने आप लोगों ने देखे होंगे। एक आप लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी का ऑफिस देखा होगा जहाँ एकदम नीट एंड क्लीन काम हो रहा है, एकदम स्वच्छता इतनी ज्यादा है, साथ ही साथ वहाँ लेबोरेटरीज स्थित है, हर तरीके की फैसिलिटी वहाँ पर उपलब्ध है। तो ये कारखाने और जो यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी तुलना यहाँ पर की जा रही है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर किस तरीके की सुविधा है, और जहाँ पर अल्टीमेटली सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर किस तरीके की, या बदसूरत जो भवन है उनकी बात होती है तो वो किस तरीके के नजर आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा होगा। प्रश्न में दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, थोड़े बड़े उत्तर हम लोगों को लिखना है, लगभग 100 से 150 शब्दों में। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत में बॉक्साइट और तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखिए। मतलब भारत में बॉक्साइट कहां पर मिलता है, साथ ही साथ तांबे का उत्पादन कहां पर होता है, हम लोगों को बता देना है। ठीक है, तो बॉक्साइट आप लोगों को पता है एल्यूमिनियम इससे पैदा होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं झारखंड का लोहरदगा क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का लोहरदगा क्षेत्र, ओडिशा का कोरापुट क्षेत्र और महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड का लोहरदगा, उड़ीसा का कोरापुट और महाराष्ट्र का कोल्हापुर। कोल्हापुरी चप्पल का नाम भी सुना होगा आपने, है ना। ये 3 क्षेत्र जहां से बॉक्साइट पैदा होता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है।
अगर हम तांबा उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में ये जो जगह है खेतड़ी, बहुत ही फेमस जगह है जहां से तांबा उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट, ये जो फेमस खदान है यहां पर तांबे का उत्पादन होता है। और झारखंड की ही जगह है सिंदरी, ठीक है, झारखंड सिंदरी, यहां से तांबे का उत्पादन होता है। तो ये जगह आप लोगों को मुख्य रूप से याद रखनी है, झारखंड का लोहरदगा, उड़ीसा का कोरापुट और महाराष्ट्र का कोल्हापुर क्षेत्र। और अगर हम तांबे की बात करते हैं तो राजस्थान की खेतड़ी जगह, मध्य प्रदेश की बालाघाट जगह और झारखंड की सिंदरी जगह आप लोगों को याद रखनी है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। और इस प्रश्न का पता है जो मैप बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है, मैप पर लोकेट करने के लिए भी इस प्रश्न को आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसी प्रश्न के अथवा में आप लोगों से एक प्रश्न पूछा जा रहा था कि भारत में अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो या तो आप लोगों को बॉक्साइट और तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताने हैं या फिर अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताने हैं। मैप के लिए यह प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत में अभ्रक मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें झारखंड, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें अभ्रक कहां से मिलेगा, झारखंड से, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान से प्राप्त होता है। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी अभ्रक जो है वो पाया जाता है। झारखंड के निचले हजारीबाग पठार व आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन होता है। तो कौन कौन सा याद, झारखंड का हजारीबाग जो पठार है, हजारीबाग प्लेट्यू है, और आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है यहां से सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक मिलता है। भारत में पेट्रोलियम के 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, असम तेल क्षेत्र, गुजरात तेल क्षेत्र और मुंबई हाई तेल क्षेत्र। फिर से बता दे रहा हूं, असम तेल क्षेत्र जिसको हम लोग डिगबोई क्षेत्र का नाम आप लोगों को पता है, नहरकटिया, असम का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, गुजरात का तेल क्षेत्र अंकलेश्वर आप लोगों ने नाम सुना होगा, और मुंबई हाई, ये जो क्षेत्र हैं यहां से मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कैसा लगा आप लोगों को ये प्रश्न, मजा आया है ना। इसके अलावा गोदावरी और कावेरी बेसिनों में भी और बंगाल की खाड़ी के मग्न तट पर भी तेल जो है वो देखने को मिलता है। अभी अभी कावेरी बेसिन में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम जो है उत्पादन, मतलब उसकी खोज भी बहुत ज्यादा हो रही है पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की। बिहार के उत्तरी भाग में भी तेल की खोज का कार्य जो है वो जारी है। इन क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल का परिष्करण तटीय भागों, बाजार क्षेत्र तथा उत्पादन क्षेत्रों के निकट स्थापित कुल 14 तेल शोधन शालाओं में किया जाता है, रिफाइनरीज जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था तेल रिफाइनिंग, एक होता है तेल उत्पादन क्षेत्र जहां से तेल निकल रहा है, जैसे कि असम, ठीक है, असम का कोई नहरकटिया क्षेत्र है या दिग्बोई क्षेत्र है। अब इस तेल को टैंकरों में भर के कहीं पर ले जाया जा रहा है और वहां पर इसका क्या हो रहा है, परिशोधन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिशोधन हो रहा है, रिफाइन किया जा रहा है। तो ये परिशोधन शालाओं में होता है, जैसे कि बरौनी क्षेत्र का नाम आप लोगों को पता है, बरौनी कहां पर है, बिहार में, बरौनी क्षेत्र आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो असम से तेल निकल रहा है, उसको रिफाइन किया जा रहा है बरौनी बिहार में। तो तेल कई बार क्या होता है कि तेल उत्पादन क्षेत्र जहां पर है उसके आसपास ही रिफाइनरी जो है स्थापित होती है, या फिर कई बार उस तेल को दूर ले जाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 14वें नंबर का। भरमौर क्षेत्र में, याद आ रहा है, केस स्टडी भी पढ़ी है हम लोगों ने भरमौर क्षेत्र की। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। तो भरमौर जो जनजातीय क्षेत्र है यहां पर समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका हमें विश्लेषण अध्ययन करना है कि भाई किस तरीके का प्रोग्राम था, क्या क्या चीजें इसमें जो है वो लागू की गई थी। तो भरमौर क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। भरमौर क्षेत्र स्थित कहां पर है, पहली चीज तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहां गद्दी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति, गद्दी जनजाति यहां पर रहती है। हम लोगों ने गद्दी, भूटिया जनजाति के बारे में सुना हुआ है। तो गद्दी जनजाति मुख्य रूप से यहां रहती है। और 1970 में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, जिसको हम ITDP कहते हैं, यहां पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगों की जीवन शैली सुधारना था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और कृषि के क्षेत्र में विकास किया गया। इस योजना से रोजगार और सामाजिक समानता में वृद्धि हुई। इसका लाभ क्या हुआ इस योजना का, ITDP का, इसका लाभ यह हुआ कि इससे रोजगार और सामाजिक समानता स्थापित हुई उस क्षेत्र में।
इस योजना का मतलब आईटीडीपी जो प्रोग्राम था, इसका उद्देश्य क्या था? भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गद्दी जनजाति के जीवन स्तर में सुधार लाना था, क्योंकि अत्यंत पिछड़ी हुई जनजाति थी, सामाजिक असमानता बहुत ज़्यादा थी, तो उनके जीवन स्तर में, लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य था। साथ ही साथ भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में विकास के जो अंतर को कम करना था। मतलब भरमौर क्षेत्र के आसपास अगर हम लोग देखें तो विकास बहुत ज़्यादा था, लेकिन इस क्षेत्र में विकास बहुत कम था। तो ये जो इनइक्वालिटी थी, असमानता थी, इसको भी कम करना था आईटीडीपी के अंतर्गत। तो भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों में विकास के स्तर का जो अंतर था, इसे कम करना भी इसके अंतर्गत शामिल था। परिवहन, संचार, कृषि व इससे संबंधित क्रियाओं तथा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं का विकास करना है। मतलब भरमौर क्षेत्र में परिवहन सेवाओं का विकास करना है, भरमौर क्षेत्र में संचार की सेवाओं का विकास करना है, कृषि और इससे संबंधित क्रियाओं का विकास करना आईटीडीपी यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम का हिस्सा था। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था, केस स्टडी हम लोगों ने पढ़ी हुई थी और बहुत इंपॉर्टेंट भी था। याद रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है आप लोगों से फाइनल एग्जाम में, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ इसमें ईयर्स, जैसे ये ईयर है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड होते हैं हर एक प्रश्न के ना कुछ कीवर्ड होते हैं जिनको आपको भूलना नहीं है। आप मन से तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मन से नंबर नहीं मिलेंगे जब तक आप 1970 का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक आप आईटीडीपी का जिक्र नहीं करेंगे, जब तक आप गद्दी जनजाति का जिक्र नहीं करेंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको मेंशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रश्न आप कितना ही अच्छा लिख दें, आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये 14वां प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक एक प्रश्न समझ रहे हैं, विस्तार से समझ रहे हैं, मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, तुरंत वीडियो को लाइक करिए। चलिए, कोई प्रश्न में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ लेना है, और अगर दिक्कत होती है तो पूछ लेना है ना, घबराना नहीं है, बिना हिचके पूछ लेना है। अपने दोस्तों के साथ आप लोगों को वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और इसी प्रश्न के अथवा में आप लोगों से पूछा जा रहा है, इसके अंतर्गत भी हम लोगों ने केस स्टडी डिस्कस की थी। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विश्लेषणात्मक अध्ययन करें। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, इसके बारे में अब हम लोगों को विस्तार से चर्चा करनी है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए क्या लिखा गया है देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। याद रखिएगा, इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? तो जो पश्चिमी राजस्थान के जो क्षेत्र है वहां पर पानी बहुत कम था। तो इंदिरा गांधी जो नहर थी, जिसका पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर, ये भी पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। तो ये जो नहर परियोजना थी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, और जनरली आप देखेंगे पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वो शुष्क है। यह नहर पंजाब के हरिके बैराज से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? पंजाब के हरिके बैराज से, और इसके जरिए थार रेगिस्तान के बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि और क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास हुआ। अब इसी क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से स्ट्रेच भी कर सकते हैं कि भाई ये जो परियोजना थी इसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। सकारात्मक प्रभाव, जिसको हम पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं, और नकारात्मक प्रभाव। तो जनरली सकारात्मक तो आप लोगों को याद ही रहेंगे, क्योंकि पानी से क्या लाभ होते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में पानी नहीं था, वहां पर पानी पहुंच जाए, तो आप खुद मन से भी लिख सकते हैं कि फसल उत्पादन वहां पर बढ़ता है, लोगों का रोजगार जो है या रोजगार के अवसर वहां पर उपलब्ध होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है ना। तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट तो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं कि जिस क्षेत्र में मान लीजिए सूखा गहन फसलें बोई जाती थी, मान लीजिए ज्वार बोया जाता था, बाजरा बोया जाता था, अब ज्वार बाजरा नहीं बो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो पानी आ गया है। तो क्या बो रहे हैं? बो रहे हैं भाई गेहूं, ठीक है। क्या बो रहे हैं? गेहूं। क्या बो रहे हैं? चावल। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे क्षेत्र गेहूं चावल के लिए तो तैयार ही नहीं थे, और गेहूं चावल वहां पर पैदा करेंगे
तो ज्वार और बाजरा कौन पैदा करेगा? तो अल्टीमेटली इन फसलों की कमी हो जाएगी, जबकि इनका भी अपना एक महत्व है। इसके अतिरिक्त अगर जिस क्षेत्र में पानी नहीं था, एकदम से वहां पानी पहुंच जाता है तो लोग फिजूल खर्ची बहुत करते हैं। तो पंप चल रहे हैं, पानी क्या है, भरा रहा है, पानी कोई क्षेत्र है वहां पर एकदम लबालब हो गया है। मतलब कुल मिलाकर इस समस्या को बोलते हैं जलाक्रांतता। क्या बोलते हैं इसको? जलाक्रांतता बोलते हैं, मतलब पानी की अधिकता बोलते हैं। तो इससे एक नई समस्या पैदा हो जाती है कि जो मिट्टी होती है वो लवणीय हो जाती है, मिट्टी जो होती है नमकीन हो जाती है, उसमें सॉल्ट की मात्रा बढ़ जाती है और ये भी मिट्टी को अनुर्वर बना देती है। तो इस तरीके से सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट आप लोगों को बता देने हैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोगों को निबंधात्मक प्रश्न देख लेना है, जिसमें 15वां प्रश्न दिया गया है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुधन पालन में क्या अंतर है? चलवासी पशुचारण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं पशुओं को लेकर, तो ये चलवासी पशुचारण है। लेकिन वाणिज्यिक पशुधन पालन, इसमें क्या हो रहा है, एक बड़ा सा खेत है, इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में घास उग रही है, जानवर चर रहे हैं, यहाँ की जो है घास खत्म हो गई है, फिर जानवरों को दूसरी जगह मूव कर दे रहे हैं, यहाँ की घास खत्म हो गई है, फिर जानवरों को तीसरी जगह। इस तरीके से बाड़े बनाकर जो पशुपालन होता है इसको हम वाणिज्य पशुधन पालन कहते हैं। तो चलिए हम लोगों को अंतर बता देना है, तो अंतर के रूप में ही हम लोग तालिका के रूप में ही इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले ऊपर है चलवासी पशुचारण, दूसरे नंबर में वाणिज्य पशुधन पालन या पशुचारण भी आप बोल सकते हैं। तो चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। पुरानी दुनिया मतलब ऐसे लोग जो आदिम कालीन कृषि अभी भी कर रहे हैं, पुराने औजारों से खेती कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा निम्न आर्थिक स्थिति वहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे आदिम कालीन कृषि जहाँ पर होती है वहाँ पर ही चलवासी पशुचारण होता है। अब वाणिज्य पशुधन पालन नई दुनिया से प्रचलित है, मतलब मॉडर्न जो वर्ल्ड है वहाँ के जो लोग हैं, अधिकतर यूरोप के जो देश हैं, अगर हम उत्तरी अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर जो देश हैं वो देश जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन वहाँ पर करते हैं। चलवासी पशुचारक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। भारत में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान से जो लोग आते हैं ऊंट को लेकर या भेड़ को लेकर, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाते हैं और साथ ही साथ वो वहाँ पर खेतों में अपने जानवरों को चराते हैं, जिससे उनको भोजन भी मिलता है और वहाँ पर पानी की आपूर्ति भी समुचित मात्रा में उन जानवरों को हो जाती है। तो एक जगह से दूसरी जगह चारे और जल के लिए जल की खोज में जाना अल्टीमेटली वही होता है चलवासी पशुचारक। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित बाड़े में किया जाता है तथा उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से ही कर ली जाती है, वहीं पर चारा उनको उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो ये दो अंतर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तीसरा अंतर क्या हो सकता है, तो इसके मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? सहारा, पूर्वी अफ्रीका का तटीय भाग, क्योंकि ये क्षेत्र यहाँ पर अल्प विकसित या अल्प विकासशील जो गरीब देश हैं यहाँ पर रह रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी मध्य एशिया, यूरेशिया का टुंड्रा और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका तथा मालागासी का जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पर चलवासी पशुचारण होता है। वाणिज्य पशुधन पालन की अगर हम लोग बात करें तो ये मुख्य रूप से विकसित जो जगह है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरीय क्षेत्र है, मध्य अमेरिका का जो लागोस क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका का जो पंपास और दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र है, वेल्ड क्या है? घास है। ऑस्ट्रेलिया का जो डाउन्स है ये भी क्या है? घास है। न्यूजीलैंड के जो कैंटरबरी घास के मैदान है यहाँ पर वाणिज्य पशुधन पालन होता है। तो प्रेरी, स्टेपीज, लागोस, पंपास, ये कौन से क्षेत्र हैं? ये घास के क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, यहाँ पर घास उगती है। अगर हम चलवासी पशुचारण का अगला अंतर देखें तो इसमें पशु की देखभाल की कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती, लेकिन यहाँ पर तो डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। बहुत 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 स्तर पर जो है यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा पशुओं की देखभाल की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक सेपरेट प्रश्न चलवासी पशुचारण पर भी आ सकता है और एक सेपरेट प्रश्न वाणिज्य पशुधन पालन पर भी आ सकता है। चलिए, इसके ही अथवा में हम लोगों को मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में अंतर स्पष्ट करना था। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, अगर खेती के साथ पशुपालन हो रहा है मतलब वो क्या है? वो मिश्रित कृषि है। और डेयरी फार्मिंग क्या होती है? जहां पर डेयरी उत्पाद से संबंधित खेती होती है ना, खेती मतलब जानवरों को पालना, ठीक है, क्योंकि डेयरी की बात हो रही है। तो मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि में भी इस तरीके से आप अंतर बता सकते हैं। मिश्रित कृषि में फसल उगाने तथा पशुपालन पर बराबर बल दिया जाता है, मतलब फसलों के साथ ही पशुपालन किया जाता है। डेयरी कृषि में पशुपालन पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि डेयरी फार्मिंग में डेयरी उत्पाद किससे मिलते हैं? पशुओं से ही तो मिलते हैं ना।
इस कृषि में मतलब मिश्रित कृषि में खाद्यान्न, चारे वाली और नगदी तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। क्योंकि खाद्यान्न फसलें उगाएंगे मतलब किस पर जोर दे रहे हैं? कृषि पर जोर दे रहे हैं। चारा उगा रहे हैं मतलब किस पर जोर दे रहे हैं? पशुपालन पर जोर दे रहे हैं। दोनों पर बराबर बल दिया जाता है। इस कृषि में चारे की फसलें प्रमुख होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर पशुपालन मुख्य रूप से हो रहा है, तो पशुओं के लिए क्या लगेगा? चारा लगेगा। इसलिए यहां पर चारे की फसलें प्रमुख होती हैं व खाद्यान्न थोड़ा बहुत ही उगाया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अंतर है। किसी भी तरीके की अननेसेसरी कोई बात नहीं लिखी गई है। जो बात जरूरी है उसी बात को यहां पर मेंशन, उसी बात को यहां पर उल्लेखित कर दिया गया है। तीसरा अंतर क्या हो सकता है मिश्रित कृषि में? तो मिश्रित कृषि महानगरों के समीप की जाती है। क्यों? क्योंकि खेती भी हो गई, खाद्यान्न भी जो है पैदा हो गया, और साथ ही साथ जो पशुओं से प्रोडक्ट निकले वो आसपास नगरों में भी क्या कर दिए? बेच दिए। लेकिन डेयरी कृषि महानगरों के समीप उन स्थानों पर की जाएगी जहां जलवायु अपेक्षाकृत आर्द्र होती है। बहुत ज्यादा शुष्क और बहुत ज्यादा अगर मान लीजिए शीत जलवायु होती है तो जानवर वहां पर सरवाइव नहीं करते। और मुख्य रूप से डेयरी जो उत्पाद होते हैं उनकी अधिक खपत कहां पर होती है? अगर हम दूध देखें पैकेट वाला, पनीर अगर हम देखें, दही की बात हम लोग करें, श्रीखंड की बात करें, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये शहरों में अधिक बिकती हैं। इसलिए महानगरों के समीप ही इन स्थानों पर डेयरी कृषि की जाती है। अगर हम मिश्रित कृषि की बात करें तो इस कृषि का प्रचलन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, दक्षिण अफ्रीका व दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से किया जाता है। और डेयरी कृषि, इस कृषि का प्रचलन यूरोपीय देशों में, तो अधिकतर यूरोपीय जो देश हैं वो डेयरी कृषि करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में डेयरी कृषि प्रचलित है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजा आ रहा है ना वीडियो में? एक एक प्रश्न क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए फटाफट वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। चलिए हम लोग ज्वार और बाजरे की भौगोलिक परिस्थितियों एवं उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वार एवं बाजरे की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में ज्वार और बाजरा पैदा होता है, साथ ही साथ उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले ज्वार, जिसको हम सरगम भी बोलते हैं, तो क्या इनके भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं? सबसे पहले जलवायु का ही जिक्र कर लेते हैं। ज्वार की अच्छी वृद्धि के लिए गर्म एवं शुष्क जलवायु आवश्यक होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा है ज्वार बाजरा कहां पर होता है? जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, राजस्थान में बहुत होता है। ठीक है, यह फसल उच्च तापमान मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस और 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। जलवायु ये होती है। मृदा कैसी होती है? तो ज्वार विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उग सकता है, लेकिन बलुई और बलुई चिकनी मृदाएं इसकी सर्वोत्तम वृद्धि के लिए उपयुक्त होती हैं। मृदा का पीएच कितना होना चाहिए? तो पीएच 6 से 8 के बीच होना चाहिए अगर ज्वार की खेती की जा रही है तो। उदाहरण क्या है? तो ज्वार शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में अच्छा उगता है। यह सूखा सहनशील होता है, जिससे यह उन स्थानों पर भी उग सकता है जहां पानी की कमी होती है। तो जनरली जो मोटे अनाज होते हैं, जिसे हम मिलेट्स भी बोलते हैं, जिनमें ज्वार आता है, ज्वार ऐसे क्षेत्रों में ही उगेगा जहां पर पानी नहीं होगी, शुष्क क्षेत्र उसी को तो बोलते हैं। ठीक है, और सूखा अगर बहुत ज्यादा भी पड़ जाता है तो इन फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। उत्पादन क्षेत्र कौन से होते हैं? तो भारत में ज्वार की खेती प्रमुख रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्वार का उत्पादन अफ्रीका, विशेष रूप से नाइजीरिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में प्रमुख रूप से होता है। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ज्वार की जलवायु के बारे में बता दिया, भौगोलिक परिस्थितियों का हम लोगों को जिक्र करना था। तो जलवायु, मृदा, अगर हम लोग देखें तो ये जलवायु के अंतर्गत आते हैं, और हम लोगों ने उत्पादन क्षेत्र भी देख लिए। बाजरे की अगर बात की जाए तो बाजरे के लिए भी जलवायु कैसी होनी चाहिए? गर्म और शुष्क। इसकी वृद्धि भी 25 से 35 सेंटीग्रेड तापमान, लगभग सेम ही है, इसके बीच होती है, और 300 से 1000 मिलीमीटर की वर्षा यहाँ पर होती है। मृदा कैसी होनी चाहिए? तो बाजरा भी विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उग सकता है, लेकिन रेत वाली जो मिट्टी है, बलुई मिट्टी, इसके लिए सर्वोत्तम होती है। और बाजरे का जो पीएच होना चाहिए, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन फुल फॉर्म होता है, पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। पीएच जनरली आप लोगों को पता है अम्ल और क्षारकता का सूचक होता है। उदाहरण अगर हम लोग देख लें तो बाजरा की जो खेती है शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में की जाती है। यह पानी की कमी को सहन कर सकता है। ये भी शुष्कता गहन फसलें हैं और इसे सूखा सहनशील फसल भी माना जाता है।
और जैसे हम लोगों ने उत्पादन क्षेत्र का ज्वार में जिक्र किया था, वैसे ही हमें बाजरे को भी बता देना है। भारत में बाजरे की प्रमुख खेती राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में की जाती है। राजस्थान विशेष रूप से बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा पैदा होता है। और उसके अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब मतलब राजस्थान के अतिरिक्त हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी बाजरा पैदा होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो बाजरे का उत्पादन अफ्रीका, विशेष रूप से माली, नाइजीरिया, बुर्किना फासो और कुछ हिस्सों में चीन और अमेरिका में भी किया जाता है। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने सेग्रीगेट किया है, वर्गीकृत किया है। पूरे प्रश्न को आप लोगों को भौगोलिक परिस्थिति बता देना है और आप लोगों को उत्पादन क्षेत्र बता देना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सिर्फ भारत के उत्पादन क्षेत्रों को बताएंगे, तो नहीं, हम लोगों को विश्व स्तर पर भी उत्पादन को बताना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी प्रश्न के अथवा में आप लोगों से पूछा गया है, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन व भारत के किसान पोर्टल का वर्णन करें। तो सतत कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन लॉन्च हुआ था, इसका वर्णन हम लोगों को करना है। और साथ ही साथ जो किसान पोर्टल था, इसका भी वर्णन करना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA भी इसे बोलते हैं। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास, है ना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य खेती में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और किसानों के लिए उत्पादकता को बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का कुशल उपयोग करना है। इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य अगर हम लोग देखें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक उपयोग। मतलब हम लोगों को क्या करना है, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों का सही प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उर्वरक डाल दिए। और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। जैविक खेती में बहुत ज़्यादा उर्वरक यूज़ नहीं होते। जैसे कि सिक्किम जो है, आप लोगों को पता है, मुख्य रूप से जैविक स्टेट है। उर्वरक का प्रयोग जो है वहाँ पर नहीं होता, नेचुरल उर्वरक प्रयोग में लाते हैं। जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि इसका एक उद्देश्य है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए कृषि पद्धतियों को अनुकूलित करना, मतलब जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा कृषि पर प्रभाव ना पड़े, ऐसी फसलों को उगाना। और कृषि का भी जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव ना पड़े और जलवायु परिवर्तन का कृषि पर, मतलब दोनों का कुल मिलाकर, क्लाइमेट और कृषि जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लाइमेट चेंज होता है तो कई बार कृषि जो है उसकी उत्पादकता प्रभावित होती है। और कई बार अगर हम कृषि को यदि हम फार्मिंग जो करते हैं, कृषि में हम बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा उर्वरक हम लोग यूज़ कर देते हैं, कीटनाशक यूज़ कर देते हैं, तो इससे भी जलवायु परिवर्तन लॉन्ग टर्म में होता है। तो विविधता एवं फसल प्रबंधन भी एक उद्देश्य है। विभिन्न फसलों के मिश्रित उगाई गई तकनीकों को प्रोत्साहित करना ताकि उत्पादन में विविधता हो और किसान मौसम की अनिश्चितता से बच सकें। तो मिक्स्ड फसलें उगाना है, किसी एक फसल पर डिपेंडेंसी हम लोगों को नहीं रखनी है। अगला जो उद्देश्य है वो है जल संरक्षण। तो जल का अधिकतम उपयोग करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित करना। उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी भी एक उद्देश्य है, किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों और जैविक उत्पादों की जानकारी देना। तो ये सभी पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कौन सा था, अगर हम लोग देखें तो मृदा स्वास्थ्य और उर्वरक उपयोग, दूसरा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि, तीसरा विविधता और फसल प्रबंधन, चौथा जल संरक्षण और पांचवा उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो प्रश्न था उसका फर्स्ट हाफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड हाफ क्या था कि भारत का जो किसान पोर्टल है, ठीक है, फार्मर जो पोर्टल है, उनके बारे में हम लोगों को कुछ टिप्पणी यहाँ पर लिख देनी थी। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में किसान पोर्टल शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, किसानों को कृषि संबंधित जानकारी और सेवाएं प्रदान करना। यह पोर्टल किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं, लाभों और सरकारी सहायता योजनाओं को जानने और उपयोग करने में मदद मिलता है। बिल्कुल, किसान पोर्टल से किसानों को फसलों के बारे में जानकारी, मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, भाव के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से पता चल जाती है। आपदाओं से बचाव की जानकारी पता चल जाती है। इसके प्रमुख पहलू अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला है कृषि योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी। ठीक है, पहला क्या है, कृषि योजनाओं और सब्सिडी की जानकारी। किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं,
सब्सिडी, क्रेडिट और बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। तो पहला क्या है, कृषि योजना और सब्सिडी की जानकारी। दूसरा क्या है, समय समय पर अपडेट। जनरली किसान जो होते हैं, जनरली अगर हम लोग देखें आज के समय में तो युवा भी हालांकि खेती बाड़ी में इंटरेस्ट जता रहे हैं, लेकिन किसान उतने जागरूक, उतने शिक्षित नहीं होते, तो अपडेट उनको देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कृषि से संबंधित नवीनतम समाचार, मौसम की जानकारी, कृषि मंडी में दरें यानी भाव क्या चल रहे हैं और उपज की कीमत पोर्टल पर उपलब्ध हो जाती है। तो ये लाभ किसानों को बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनको शिक्षा मिल जाती है, उनको प्रशिक्षण भी मिल जाता है। किसानों के लिए कृषि की उन्नत तकनीकों, व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य शैक्षणिक सामग्री को ऑनलाइन प्रदान करना। फसल बीमा और वित्तीय सहायता उन्हें मिल जाती है। किसानों को फसल बीमा, ऋण और वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में जानकारी देना और उनकी ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला है कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। तो आज के समय में क्या होता है, किसान अपनी फसलों को वहां पर दर्ज करा देते हैं, कॉल आ जाता है, आप सभी को पता है, वेयर हाउसेज वगैरह से वो तोलने वहां पर चले जाते हैं, मंडी में अपना सामान या फसल जो है वो बेच देते हैं। तो ऑनलाइन बिक्री जो है कुल मिलाकर संभव हो पा रही है किसान पोर्टल की वजह से। किसानों को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने और विपणन के अवसरों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना, ये भी किसान पोर्टल का एक मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया है। तो एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और भारत के किसान पोर्टल का वर्णन करें। तो दोनों ही प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत विस्तार से यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों की हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा कर ली है। बहुत विश्लेषणात्मक प्रश्न था, ऐसा नहीं है कि आप रटेंगे, समझेंगे तो आप मन से लिख पाएंगे, समझेंगे नहीं तो आप मन से नहीं लिख पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था कुल मिलाकर उसको बहुत अच्छे से देख लिया है। प्रश्न आप कैसे हल करेंगे, मैंने लैंग्वेज भी जनरली ऐसी रखी है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक पूरा एक फॉर्मेट मैंने बताया है कि हर प्रश्न को एक ही तरीके से नहीं बताना है। आप पॉइंट वाइज भी अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आप कुल मिलाकर कॉलम में आप लोग अपने उत्तर को जो है वर्णित कर सकते हैं। जब अंतर जनरली पूछा जाता है, जैसे कि हम लोगों ने चलवासी पशुचारण देखा था, वाणिज्य पशुधन पालन देखा था, तो इस तरीके से आप लोगों को हर प्रश्न अलग तरीके से अटेंड करना है ताकि जो एग्जामिनर है उसको आपको जो कॉपी है उसको चेक करने में मजा आए, आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मजा आ रहा है ना वीडियो में? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अब बारी है अंतिम प्रश्नों को हल कर लेने की। यहां पर आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, जैसे कि दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित महाद्वीपों को अंकित करें। महाद्वीपों को अंकित करने के लिए पूछ लिया गया है। कितना आसान प्रश्न है। आप महाद्वीपों को तो डेफिनेटली अंकित कर ही सकते हैं, भले देश के मामले में आप कंफ्यूज हो जाएं जब यूरोप के कोई देश पूछ लिए जाए या अफ्रीका के कोई देश पूछ लिए जाए, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग महाद्वीप में तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। सबसे पहला महाद्वीप हम लोगों को जो अंकित करना है वो है दक्षिण अमेरिका। तो ये जो महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका। तो आप लोगों को यहाँ पर एरो लगाकर दक्षिण अमेरिका लिख देना है, या फिर पूरा मानचित्र अगर खाली है इस तरीके का दिया गया है तो आप दक्षिण अमेरिका लिख सकते हैं। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप कौन सा है आप लोगों को पता है? एशिया महाद्वीप का जिक्र आप लोगों को कर देना है। ये जो महाद्वीप है ये एशिया महाद्वीप है, यहां पर आप लोगों को एशिया लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों को बता देना है। ये कौन सा महाद्वीप है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो ये तीन महाद्वीप हम लोगों ने देख लिए हैं। चौथा महाद्वीप जो होगा वो होगा अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप की अगर बात की जाए तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये आर्कटिक है, ये क्या है? अंटार्कटिका। इस तरीके से हम लोगों ने चारों महाद्वीप वर्ल्ड मैप पर बता दिए हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से मार्क करना है, बहुत अच्छी राइटिंग लिखनी है। आप चाहें तो एरो के माध्यम से, तीर के माध्यम से जो है बता सकते हैं, जैसे कि यहाँ तीर लगाएं और यहाँ अफ्रीका लिख दें, या महाद्वीप पर ही आप अफ्रीका या एशिया जो भी है आप लोग लिख सकते हैं। तो बहुत आसान है ना। इसी तरीके से अगला जो आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है वो भी बहुत आसान है, देख लीजिए। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय वायु पत्तनों को अंकित करें। तो हम लोगों को एयरपोर्ट्स जो है वो बता देने हैं। ये 4 एयरपोर्ट्स आप लोगों से पूछे गए हैं, श्रीनगर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और गुवाहाटी। सबसे
सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये कहां पर है, ठीक है। श्रीनगर कहां पर है, अहमदाबाद कहां पर है, भुवनेश्वर कहां पर है और गुवाहाटी कहां पर है। अगर इतना ही पता है ना तो आप लोगों का जो 90% जो काम है ना वो हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को यही नहीं पता कि ये किस राज्य के शहर है, तो आप लोगों को नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे और बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि ये बहुत फेमस शहर है। श्रीनगर की आप बात करें तो भाई जम्मू कश्मीर में ये श्रीनगर है, तो यहां पर आप क्या मार्क करेंगे, यहां पर आप श्रीनगर लिख देंगे डॉट बनाकर या तीर बनाकर, जो भी है। अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में है। अहमदाबाद कहां पर है, गुजरात में है, और गुजरात का सबसे बड़ा महानगर है। आप यहां पर अहमदाबाद को मार्क कर देंगे, अहमदाबाद। आप राजस्थान में मैंने अहमदाबाद लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को तीर बना देना है, मैंने बताया। अदरवाइज यहां पर लिखेंगे तो छोटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर कहां पर है, उड़ीसा में है, तो यहां पर आप उड़ीसा, या सॉरी भुवनेश्वर जो पूछा गया है, भुवनेश्वर, इसको आप लोग मार्क कर देंगे। और अगला जो शहर आप लोगों से पूछा गया है, एयरपोर्ट जनरली पूछा गया है, वो है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहां पर है, असम, ठीक है। तो यहां पर आप लिख देंगे गुवाहाटी, 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 गुवाहाटी होता है वैसे तो, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चारों प्रश्न या चारों शहरों या चारों एयरपोर्ट्स को आप लोग बहुत अच्छे से मार्क कर देंगे। अन्य प्रश्न भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, किसी तरीके का कोई छोटा शहर भी पूछा जा सकता है, खनिज संसाधन भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से मार्क करिएगा। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। जनरली अगर मैं ओवरऑल देखूं, पूरे राजस्थान बोर्ड का जो मॉडल पेपर आया है, उस मॉडल पेपर को या सैंपल पेपर को अगर मैं देखूं तो आप लोगों से जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे वो थोड़े से, फिर भी उनका लेवल बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोगों से जो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो बहुत ही आसान पूछे गए हैं। उम्मीद करूंगा किसी भी प्रश्न में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। इस तरीके से पूरा पैटर्न हम लोगों ने जो है वो फॉलो किया है ना, पूरा पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया है। एकदम शुरुआत में वैकल्पिक प्रश्न हम लोगों ने देखे, फिर हम लोगों ने अति लघुत्तरीय प्रश्न देखे, देख लीजिए हम लोग। एक कोई भी डाउट होता है आप लोगों को किसी प्रश्न में तो आप लोग तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने ये वैकल्पिक प्रश्न देखे, उसके बाद हम लोगों ने ये फिल इन द ब्लैंक्स देखे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न देखे, ये भी वैकल्पिक प्रश्नों में ही हम काउंट कर सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पर देखे, फिर हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न देखे। तो लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुए थे मानव भूगोल में, जो 1970 के दशक में अप्रोचेज आई थी। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को देखा और विस्तार से हम लोगों ने इनका अध्ययन किया प्रश्न नंबर 12 से। और उसके बाद हम लोगों ने निबंधात्मक प्रश्न देखे और बहुत विस्तार से उन प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे यहाँ पर। अगर मैं राजस्थान जो बोर्ड का जो मॉडल पेपर आप लोगों से डिस्कस करूं तो जो वैकल्पिक प्रश्न थे वो फैक्चुअल ज़्यादा थे, और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे वो विश्लेषणात्मक ज़्यादा थे, या उनमें एनालिटिकल चीज़ें ज़्यादा पूछी गई थी, कंसेप्चुअल चीज़ें आप लोगों से ज़्यादा पूछी गई थी, रटने से संबंधित चीज़ें नहीं पूछी गई। हाँ, वैकल्पिक प्रश्नों में रिक्त स्थान में और जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वहाँ पर ज़रूर कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। और लास्ट में हम लोगों ने इस तरीके से मैप बेस्ड क्वेश्चन हल किए। बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों से मैप के तो कम से कम पूछे गए थे। तो कैसी लगी वीडियो, चलिए मुझे बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में सिंक्रोनाइज वे में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोगों को महसूस नहीं होगी। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी देख सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है, इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है। आज की इस वीडियो को, इस मॉडल पेपर को बहुत सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। दूसरे बोर्ड्स में भी अगर आपके दोस्त पढ़ रहे हैं तो उनके साथ भी आप लोग इस मॉडल पेपर को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और कोई डाउट होता है तो बिना हिचके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।